बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। विषय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत ने अमेरिका जाकर के कुछ अलग ही लेवल पर बैटिंग करना शुरू किया है। अलग ही लेवल की बैटिंग को मैं आपके सामने कुछ ऐसे ब्रीफ करता हूं। भारत ने तालिबान को लेकर के क्या स्टैंड था ये दुनिया के सामने क्लियर कर दिया। पहली चीज, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ही रद्द कर दी कि हटाओ, सार्क नहीं होने दे रहे। दूसरा, अमेरिका में अभी हाल ही के अंदर भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी। बाइडेन साहब जो है उनका पहले भारत के प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मुलाकात का कोई प्लान नहीं था। हालांकि उस सवाल को हम लेंगे आगे, मतलब अगले किसी सेशन में कंक्लूड करेंगे, लेकिन फिर भी अपडेट में तो आप जान ही लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचते हैं और बाइडेन साहब से 1-to-1 मीटिंग करते हैं। यानी कि ये भी अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक हो रहा है। आप पूछेंगे अमेरिका गए हैं तो अमेरिका के अंदर जाकर के मिल क्यों नहीं लेते? मिल लेना चाहिए था। अमेरिका है उसका नाम। 193 देश वहां उपस्थित हैं, 193 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष वहां उपस्थित हैं। बाइडेन अगर सबसे 10-10 मिनट भी मिलने लगे ना तो उनका तो पूरा की पूरा टाइम टेबल ही खराब हो जाएगा। समझ गए आप? तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात का बकायदा जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है उसके माध्यम से ट्वीट करके इंफॉर्मेशन दिया कि हम भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत करने जा रहे हैं। हम भारत के साथ में अपने व्यापारिक, मतलब हमारे ट्रेडिशनल जो व्यापारिक समझौते हैं उनके लिए और इंडो पैसिफिक में शांति के लिए भारत के साथ मित्रता के पक्षधर हैं। अमेरिकी के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात, ये भारत के प्रधानमंत्री का नहीं, संपूर्ण देशवासियों का एक गर्व का विषय है कि अमेरिका उसे कितना महत्वपूर्ण समझता है। इंडिया भी फुल बैटिंग के मूड में है क्योंकि क्वाड की समिट शुरू हो चुकी है। ऐसी स्थिति में यूएनजीए के अंदर भारत का भाषण भी होना है। आज भाषण जैसे ही होता है, मैं शाम तक उसके बारे में कोई न्यूज बनेगी तो इशू में ले आऊंगा। इसी बीच में कश्मीर का मुद्दा यूएनजीए की बैठक में ना आए, इमरान खान अपने नेताओं के द्वारा, अपने चाहने वालों के द्वारा उसे ना उठाएं, कैसे संभव है? इसी स्थिति में क्या हुआ कि पाकिस्तान का एक सो कॉल्ड मित्र जिसका नाम है तुर्की, तुर्की समझते होंगे, रसप अर्दगन भी आप समझते होंगे। रसप अर्दगन ने वहां पर कश्मीर राग अलापा, कश्मीर राग अलापा से मतलब यह है कि कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान को यूएन के साथ मिलकर के समाधान कर लेना चाहिए। यह बात कहां पर बोली गई? यह बात बोली गई आप लोगों के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर तुर्की के द्वारा हाल ही में मंगलवार को। क्योंकि हर राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को बातें तो बोलनी है, लेकिन तुर्की अपनी छोड़ करके दूसरे के बारे में बोलकर मुद्दे को गरमाने की बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ जरा आप इधर देखिए। साथियों, हाल ही में 76वां सेशन चल रहा है, इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इंडिया के द्वारा एक चीज की मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं। ये डॉन की न्यूज है, आप इसे देखें। जनरल असेंबली, डॉन कहां का अखबार है पहले मैं ये बता दूं, ये पाकिस्तान का अखबार है। जैसे ना अपने इंडिया के अंदर कुछ प्रतिष्ठित अखबार हैं, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, कुछ इस प्रकार से डॉन पाकिस्तान का काफी फेमस अखबार है। उसकी सुर्खी है क्या? इन जनरल असेंबली एड्रेस अर्दगन अर्ज सेटलमेंट ऑफ कश्मीर इशू अंडर यूएन रेजोल्यूशन। अर्दगन ने यहां पर बात कही, क्या कही? कि कश्मीर का जो मसला है, इस मसले को यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के माध्यम से भारत और पाकिस्तान को मिलकर सुलझा लेना चाहिए। देखिए, आपको बोलने के लिए मंच दिया गया, आपने मंच का उपयोग करने की जगह दुरुपयोग कर लिया। दुरुपयोग यह है कि आपको बोलना चाहिए था विश्व के बारे में, आपने कश्मीर के मुद्दे को, जो कि दो देशों के बीच का मसला है, आपने इसे अंतरराष्ट्रीय बनाने का प्रयास किया। अभी तक इंडिया तुर्की को उसकी भाषा में जवाब देता नहीं था। कभी कभार थोड़ा बहुत, मतलब इसके दुश्मनों के साथ बातचीत कर ली वगैरह, कुछ हो गया तो बात अलग है। भारत कभी इग्नोर ही मारता था, लेकिन इंडिया ने इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। इधर ये बोल करके हटे ही होंगे, उधर हमारे जयशंकर साहब ने तुरंत एक ट्वीट कर दिया। और ट्वीट बड़ा समझदारी से, मतलब आप ऐसे समझिए कि आप इस हाथ को मेरे दबा रहे हैं, इन्होंने दूसरे हाथ के नब्ज को दबा दिया। जयशंकर साहब ने ट्वीट किया, क्या था जरा इधर देखिए। इन्होंने कहा, डिलाइटेड टू मीट एफएम यानी फॉरेन मिनिस्टर क्रिस्टोडुडिलस ऑफ साइप्रस। इन्होंने कहा कि मैं साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर से मिलकर के बहुत खुश फील कर रहा हूं। ये ट्वीट किया। भाई टेक्निकली तो आप विदेश मंत्री हैं, आप किसी के साथ भी मिलने जा सकते हैं क्योंकि इतने सारे देशों के विदेश मंत्री आए हैं। आपने ट्वीट यही क्यों किया? अब जरा सुनिए। वर्किंग टू टेक आवर इकोनॉमिक टाइज फॉरवर्ड, हम लोग आगे इकोनॉमी के अंदर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और रीजनल जो है इनसाइट्स की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट दैट रिलेवेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन इज रेस्पेक्ट ऑफ साइप्रस आर अडेयर्ड बाय ऑल। हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है वो साइप्रस के मसले को सुलझाने के लिए कार्य करे। हम कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशन जो है वो साइप्रस का मसला सुलझाने का कष्ट करे। अब आप पूछेंगे इससे तुर्की का क्या लेना देना है? देखिए, तुर्की ने तो हमारे एक यूनियन टेरिटरी के बारे में कमेंट किया, हमने उसके उस हाथ पर, उस जगह पर हाथ रख दिया जो उसकी सबसे ज्यादा दुखती हुई रग है। दुखती हुई रग क्या है साथियों? ये है साइप्रस। साइप्रस जिसके
उत्तरी भाग के ऊपर तुर्की ने कब्जा कर रखा है और उस उत्तरी भाग पर तुर्की की लगभग 34,000 सैनिकों की टुकड़ी निवास करती है और उस टुकड़ी को वहां से हटाने के लिए यूएन के द्वारा प्रेशर क्रिएट किया जाए। भारत ने यह सीधा उसके मुंह पर ही बोल दिया। तो भारत ने तुर्की के लिए क्या कहा कि साइप्रस पर यूएन के प्रस्ताव का पालन किया जाना चाहिए। यह भारत के विदेश मंत्री के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया जब तुर्की ने कहा कि कश्मीर के मसले पर यूएन का पक्ष लिया जाना चाहिए। तो बोले भैया जिनके क्या बोलते हैं ना घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। आप खुद जब यहां पर उठ करके कुछ खुद ही जब आप अब तक यूएन की बात नहीं मान रहे और हमें शिक्षा दे रहे हैं, आप हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें यूएन की क्या बात माननी चाहिए। अच्छा, आप में से ना बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन भी होता है। मिसकंसेप्शन ये होता है कि भारत यूएन की कौन सी बात है जिसे नहीं मानता। मैं आपको बताता हूं असल में क्या है ना कि कश्मीर मसले पर जब पाकिस्तान ने अपनी सेना को जब कश्मीर भारत के साथ विलय पत्र साइन कर रहा था, मैं पहले ये भी बता देता हूं राजा हरि सिंह का दौर था जब वो भारत में विलय का प्रस्ताव साइन कर रहे थे। आप पूछेंगे राजा था, राजा ने दबाव में कर दिया होगा। बेटा ऐसे तो संपूर्ण भारत भी ऐसे ही बना था। संपूर्ण भारत में चाहे हमारी जोधपुर की रियासत हो चाहे उदयपुर की रियासत हो, जो भी रियासतें भारत के संघ के अंदर शामिल हुई थी वो ऐसे ही शामिल हुई थी। वहां के राजाओं ने साइन किया कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं आजादी के बाद, तो सारे के सारे भारत के हिस्से बन गए। उनके पास विकल्प था, वो चाहते तो पाकिस्तान चले जाते। तो ये प्रश्न तो बचता ही नहीं है कि राजा के साइन को सही माना जाए या नहीं माना जाए, है ना। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये विषय बता देता हूं, इसके बाद हम इसके ऊपर चलेंगे, है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ। अच्छा, कश्मीर ने जब देश आजाद हो रहा था, देश का बंटवारे हो रहे थे, तो कश्मीर ने उस समय ये विचार रखा कि ये पूरी तरह आजाद रहेगा, इसे किसी की जरूरत नहीं है। और भारत ने भी इसे इंसिस्ट नहीं किया क्योंकि माउंटबेटन योजना के तहत भारत को जितने टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है उतने का लक्ष्य था। क्योंकि माउंटबेटन योजना में कहा यह गया था हर राज्य और रियासत को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। जिनको मन करे वो किसी संघ में शामिल हो जाए, जिनको मन ना करे वो इंडिपेंडेंट रहे। ये तो भला करे कि उस समय पटेल साहब का दिमाग और मेनन साहब का दिमाग प्रॉपर तरीके से चल रहा था। इन्होंने तुरंत इस बात को ज्यादा प्रोपोगेट ही नहीं होने दिया, सेना को अपने हाथ में लिया और पहुंच गए सारे राजाओं के पास कि या तो मिल जाओ नहीं तो हम मिला लेंगे, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में तमाम सारी रियासतें इंडिया में मिलती चली गई। कश्मीर ने उस समय ये स्टैंड लिया कि भाई हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ना पाकिस्तान में जाना चाहते ना इंडिया में जाना चाहते। इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा। उस समय पर पाकिस्तान ने यहां पर चाल चली, उसने सोचा कि कश्मीर को कब्जा कैसे किया जाए। अब सेना तो वो भेज नहीं सकता। क्यों नहीं भेज सकता? अगर पाकिस्तान सेना भेजेगा तो इंडिया भी सेना भेज देगा और पूरा की पूरा दुनिया उसके ऊपर इंटरफेयर करेगा। उसने वही किया जो अफगानिस्तान में इन दिनों वो कर रहा है। क्या? वो अपने लड़ाकों को या अपनी सेना को वहां पर कबीलों की वेशभूषा में भेज देता है, वही कुर्ते पजामे पहना पहना करके, ताकि ये लगे कि ये तो कबीले के लोग हैं। उनको एक प्रकार से ऐसे एंट्री करवा देता है ताकि आपको ये लगे ना कि सेना ने एंट्री करी है कि नहीं। अच्छा, इसे छद्म युद्ध कह सकते हैं आप, प्रॉक्सी वॉर। तो इसने क्या किया, कश्मीर के अंदर जो अपना आज भी हम देखते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसने क्या किया, अपनी तरफ से सेना को एक कबीले की वेशभूषा में अंदर घुसा दिया। अब वो कबीले अंदर एंट्री करते चले गए और कश्मीर का वो हिस्सा पूरी तरह से कब्जे में लेते चले गए। कब्जे में लेते चले गए तो यहां पर हरि सिंह को जब ये बात पता चली, राजा हरि सिंह जो उस समय कश्मीर के राजा थे, तो उनको ये बात पता चली तो वो सुरक्षा मांगने के लिए भारत सरकार के पास आए। भारत सरकार बोले तो उस समय नेहरू जी और पटेल जी के पास आए और कहा कि मेरी रक्षा करो। भारत ने कहा भाई हम क्यों करें रक्षा, आप अपने आप में एक देश हैं, आप देश बनकर रहिए, अपनी सुरक्षा खुद करिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम आपकी सुरक्षा किस दम पर करें आप हमें ये बताइए पहले। तो बोले सर मैं आपको साथ में जुड़ना चाहता हूं। बोले देखिए अगर आप एक देश बनना चाहते हैं, आपको देश बनाना है तो अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, ऐसे तो कोई भी आपके ऊपर कब्जा कर लेगा। आज इंडिया अगर एक देश बनना चाहता है तो इसको खुद की सुरक्षा खुद करनी होगी। तो बोले ठीक है। ऐसी स्थिति में हरि सिंह को जब यह विचार दिया गया कि आप अगर इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं तो ही इंडिया आपकी जाकर के रक्षा करेगी, अदरवाइज आप अपने और हम हमारे। हरि सिंह ने कहा कि मैं साथ में आना चाहता हूं, मैं आपके साथ मिलना चाहता हूं, बस कंडीशन मेरी ये रहेगी। बोले क्या कंडीशन रहेगी? कि मेरे विदेश के मामलात और रक्षा के जो मामले हैं वो सारे के सारे आपके पास रहेंगे और मैं इंडिपेंडेंट अपना प्रशासन यहां पर चलाता रहूंगा। बोले ठीक है। जब सुविधाएं विकसित होंगी भारत आपको अपने यहां पर और ज्यादा तरीके से इन्वॉल्व कर लेगा, लेकिन रातों रात इस बात पर फैसला करिए और चलिए हम अपनी सेना भेजते हैं। ये बात तुरंत नेगोशिएट हुई और इंडिया ने अपनी तुरंत सेना वहां भेज दी। इंडिया ने तुरंत सेना वहां भेज दी और भारत ने वहां सेना भेज करके पाकिस्तान की जो सेना अंदर आई हुई थी उसे भगाना शुरू कर दिया और भगाते भगाते उन्हें बहुत दूर तक लेते हुए चले गए। ठीक है, अब ये बात समझिए। इस बीच में नेहरू जी, क्योंकि नेहरू जी वो व्यक्ति थे जिन्हें दुनिया के संगठनों पर बड़ा यकीन था, उन्हें यकीन था कि जो यूनाइटेड नेशन है ना उसकी स्थापना बहुत अच्छे कार्यों के लिए की गई है। उन्हें दुनियादारी का वो जाल नहीं पता था। उन्हें दुनियादारी के अंदर, जैसे होता है ना, आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो लोगों पर बहुत विश्वास करता होगा, जैसे मैं भी उनमें से एक हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं नेहरू जी जैसा हूं, लेकिन व्यक्तित्व में आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो विश्वास करते होंगे कि इन्होंने कहा है तो शायद ये ऐसा करेंगे। तो नेहरू जी भी विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, यूं समझिए। वो यूनाइटेड नेशन पहुंचते हैं, यूनाइटेड नेशन पहुंच करके कहते हैं कि साहब जो कश्मीर है ना, उस कश्मीर में देखो ये राजा हमारे साथ मिलने को तैयार है,
है ना, और पाकिस्तान ने अपने कबीले भेज दिए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं यूनाइटेड नेशन से कि आपका निर्माण 1945 24 अक्टूबर को हुआ ही इसलिए था ताकि वैश्विक शांति हो सके। तो आप कृपया चलिए और वैश्विक शांति करिए, क्योंकि पीस कीपिंग फोर्सेस आपके पास है कि नहीं। तो साहब इस बात को लेकर के नेहरू जी पहुंच तो गए, लेकिन नेहरू जी को नहीं पता था कि वहां पर ये जो आज अमेरिका हमारे लिए पलक पावने बिछाए बैठा है, उस अमेरिका की चाल थी ये, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को पनपा के रखना चाहता था। अब आप पूछेंगे क्यों सर, अमेरिका पाकिस्तान को क्यों चाहता था? क्योंकि इंडिया रशिया को चाहता था। तो ये दुश्मन कोल्ड वॉर के थे, क्योंकि 1945 में कोल्ड वॉर खत्म हुआ था। कोल्ड वॉर खत्म हुआ था तो इंडिया रशिया का मित्र बना था। उस समय रशिया ना होकर यूएसएसआर हुआ करता था, और जो पाकिस्तान है वो मित्र बन गया था अमेरिका का कोल्ड वॉर के दौरान। तो अमेरिका ये चाहता था कि इंडिया को दबाया कैसे जाए, तो अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से एक लाइन जारी करवा दी। क्या कहा? बोले एक काम करो, वहां की जनता से पूछ लो कि वो कहां रहना चाहती है, यानी कि कश्मीर के अंदर रेफरेंडम करा लो, जनमत संग्रह करा लो। ठीक है, अच्छा, इंडिया ने भी कहा ओके जनमत संग्रह करा लेंगे। जनमत संग्रह का मतलब हुआ कि कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान का स्टैंड क्या था? पाकिस्तान का स्टैंड ये था कि भाई कश्मीर में मेजॉरिटी में मुस्लिम हैं, और मुस्लिम है तो वो पाकिस्तान में ही मिलेंगे। राजा भले ही हिंदू हो, वो जाकर के उधर मिल गया हो, लेकिन जनता तो पूरी तरह पाकिस्तान में ही मिलना चाहती है। ऐसा पाकिस्तान का स्टैंड था यूनाइटेड नेशंस में। भारत ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं रेफरेंडम कराना, तो यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि यहां पर रेफरेंडम करवाया जाए। लेकिन भारत ने इसे नहीं माना। अब आप पूछेंगे क्यों भारत ने सर किस प्रकार से उसकी बात को इनकार कर दिया, यूनाइटेड नेशन की बात को मानने से भारत ने क्यों इनकार कर दिया? बड़ा सवाल है। और भारत करने की स्थिति में था क्या ऐसे? मैं आपको इसका आंसर देता हूं। रीजन ये था साथियों, क्योंकि कहा गया था कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराइए, लेकिन कश्मीर पहले स्वतंत्र तो हो। आपने उसके 1/3 हिस्से पर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान की सेना पहले वहां से हटे, कश्मीर को फ्री कश्मीर होने दीजिए, फिर करवाइए जनमत संग्रह। आपके जो कबीले अंदर चले आए हैं, पाकिस्तान का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जे में ले लिया कश्मीर का, और कश्मीर के हिस्से को कब्जे में लेकर के आपने वहां सीज फायर की घोषणा कर दी, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम की घोषणा के बाद जो हिस्सा कश्मीर के पास रह पाकिस्तान के पास कश्मीर का रह गया, उस हिस्से को आप पहले खाली करो, हम तब जाकर आपकी बात मानते। अब आप उसको खाली करते नहीं हो। अब खाली करने वाले हिस्से की जगह आप हमारे हिस्से में कहते हो कि जनमत संग्रह कराओ। तो भैया ये तो ऐसी बात है कि हम अपने ही देश में जनमत संग्रह करा रहे हैं। ऐसे एक बात बताइए, ये तो बिल्कुल जैसे राजस्थान की रियासतें भारत में मिली थी, ऐसे ही उत्तर प्रदेश, जो भी मतलब ऐसे हिस्से थे, वो सभी की सभी रियासतें जब मिली तो उनके अंदर जनमत संग्रह किस बात का? वो तो राजा ने कह के मिलवाया है ना। हम यूनाइटेड नेशन की बात मानने को तैयार हैं, एक बार के लिए खाली करवा दो। वो आज तक खाली हुआ नहीं, तो एक बार से आज तक वहां जनमत संग्रह हुआ नहीं। आ गई बात समझ में? तो भारत ने यूनाइटेड नेशन के किसी भी प्रस्ताव को दरकिनार नहीं किया है। हम आज भी उन सारी बातों को, तभी तो हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों में बिलीव रखते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर। ये भैया क्या बोले? इन्होंने कहा कश्मीर मसले का हल दोनों को मिलकर करना चाहिए। डॉन अखबार ने क्या लिखा? डॉन ने लिखा है कश्मीर को यूएन रेजोल्यूशन के माध्यम से सॉल्व करना चाहिए। अर्दगन ने ऐसा कहा। क्यों लिखा इसने? क्योंकि इनको लगता है, कश्मीरियों को वो पाकिस्तानियों को लगता है कि कश्मीरी चूंकि मुस्लिम है, तो वो जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में वोट डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनका बयान इनके लिए एक विन विन सिचुएशन है कि अगर कोई इस बात को दोबारा बोलता है तो। लेकिन इनकी समझ में यह बात की कमी है कि इंडिया क्या बोलता है। इंडिया कहता है, अब इंडिया ने वो बात भी दरकिनार कर दी कि जब तुम इतने दिन से कब्जा करके बैठे हो, तो अब हम तुम्हारी बात भी क्यों माने, अब हम पहले पूरे के पूरे हिस्से को अपना बनाएंगे। अब इंडिया का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ना, वो भी अब हमारा होगा, तुम अपने हिस्से में अलग बैठे रहो। ठीक है, अब आपके सामने दूसरा सवाल आता है। दूसरा सवाल है साइप्रस का विवाद क्या है। साइप्रस की ऐसी क्या कहानी है जो कि तुर्की की दुखती हुई नब्ज है। चलिए अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। भारत ने ऐसी कौन सी नब्ज दबाई जिसका दर्द तुर्की को जबरदस्त तरीके से हुआ, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। साथियों असल में क्या हुआ, मैं एक बार के लिए आपको ना मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। पहले समझते हैं साइप्रस कहां है। साथियों अगर हम भूमध्य सागर देखें, तो भूमध्य सागर में AK-47 के आकार का एक देश है जिसका नाम है साइप्रस, है ना। ऐसा लगता है बंदूक के आकार का एक देश है साइप्रस। ये कहां है? इजराइल के जस्ट सामने है। अगर अपन कहें ना कि मेरे घर के सामने, तो मेरे घर के सामने वाली कहानी है इसके सामने, उसके सामने तेरे घर के सामने ऐसा घर बनाऊंगा, तो भैया बिल्कुल इसके सामने है। लेबनान, सीरिया और इजराइल, इनके जस्ट सामने क्या है? साइप्रस है। अगर मैप में हम दिखाएं तो आपको ये इस प्रकार का साइप्रस दिखाई पड़ता है। थोड़ा और गहराई से अगर आपको दिखाएं तो ये साइप्रस आपको ऐसे समझना चाहिए। मैं एक फोटो और दिखाता हूं आपको ताकि आप इस बात को समझ पाएं। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो सीरिया, लेबनान, इजराइल, इसके सामने भूमध्य सागर के अंदर एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है साइप्रस। यूरोपियन यूनियन का मेंबर है ये। इसके एक तरफ टर्की है, यानी कि ये बैठा हुआ तुर्की। अच्छा, एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। इस तुर्की के अलावा आप यहां पर कुछ देशों को और देखें। ये आपको साइप्रस दिख रहा, इधर तुर्की दिख रहा, और यहां पर बैठा हुआ दिख रहा है ग्रीस।
यूनान, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के अंदर ग्रीस, टर्की और साइप्रस आपको दिख रहा होगा। असल में मुद्दा क्या है साथियों कि यहां पर साइप्रस की कहानी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पकड़ में आनी चाहिए। यहां पर कहीं बैठा हुआ है यूनान, दैट इज ग्रीस। अब साथियों ये कहानी कुछ इस प्रकार से है, पहले मैं आपको बताता हूं। साइप्रस, साइप्रस के लोगों को साइप्रियोइट कहा जाता है, जैसे इंडिया को इंडियंस कहा जाता है, इंडिया के लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है, ऐसे ही साइप्रियोइट कहा जाता है क्या कहानी? इस साइप्रस के ऊपर पहले हुआ करता था अंग्रेजों का कब्जा। देखो अंग्रेज जो है ना आज अपनी कर्म के ही फल भुगत रहे हैं। आज पेटों के पास खाने के लिए भी दाने नहीं बचे हैं। आपको हम बता दें आजकल उनकी हालत ऐसी हो रखी है कि सेना जो है ना वो हम न्यूज लेकर के नहीं आए। अंग्रेजों की हालत सुन लो पहले ताकि आप उसको बददुआ बाद में दे लेना। अंग्रेजों की हालत यह कि फूड का संकट इतना बड़ा हो गया है कि ट्रक ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं उनको, और ट्रक ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं तो आर्मी जो है वो ट्रक चला रही है, वहां पे संकट हो गया है उनके ऊपर काफी बढ़िया। तो आपने जो उनको मतलब श्राप वराप दिया वो सब काम कर रहा है। फिलहाल के लिए बात सुनिए। बात ये है कि जहां जहां से अंग्रेज गए वहां वहां वो लड़ा के चले गए, है ना। वो लड़ा के जब गए हैं तो भैया दुनिया लड़ ही रही है आज तक, चाहे फिर वो हांगकांग इशू देख लो, चाहे वो कश्मीर इशू देख लो, चाहे वो श्रीलंका का इशू देख लो, चाहे आप वो साइप्रस देख लो। अंग्रेज जहां छोड़ के गए वहां कलेश ही कलेश है, क्योंकि इन्होंने दुनिया को यह दिखाने का प्रयास किया कि हम ही समझदार थे, तुम तो आपस में लड़ोगे ही। और कहीं ना कहीं तक वो सही सिद्ध भी हुए, क्योंकि उनकी रणनीति थी कि इनको ऐसे नब्ज दबा जाओ, इनकी जाते जाते लड़ते रहेंगे ताकि हमें याद करेंगे, फिर कहेंगे कि आओ हमें संभालो बेटा, तुमको संभालने आने वाले हैं। सुनो तो मुद्दा यह है कि साइप्रस के अंदर साथियों 1960 में ब्रिटिशर्स जो है वो जब छोड़ के गए इसे, तो ये साइप्रस के ऊपर छोड़ते ही इन लोगों ने, टर्की वालों ने सोचा कि ब्रिटेन की सेना चली गई है तो चलिए हम कब्जा कर लेते हैं। वास्तविकता में साइप्रस के जो लोग थे वो पूरी तरह से यूनान को अपना समझते थे, ग्रीस को अपना समझते थे। विचारधाराओं के आधार पर वो ग्रीस के समर्थक हुआ करते थे। लेकिन यहां पर टर्की ने इस पर कब्जा करने का प्रयास किया, अपने द्वारा यहां पर सेनाएं भेजने का प्रयास किया। लोगों ने घनघोर विरोध भी किया लेकिन टर्की नहीं माना। 1974 में तो ऐसा हुआ कि साइप्रस के ऊपर साथियों टर्की ने हमला ही कर दिया और इसके लगभग एक तिहाई हिस्से को जो उत्तर की तरफ दिखता है इस पर कब्जा कर लिया। आज की स्थिति में भी इस क्षेत्र में 34,000 टर्की के सैनिक निवास कर रहे हैं। यहां पर तुर्की का कब्जा है और ये जो सामने वाला हिस्सा आपको दिख रहा है इस पर साइप्रस अपने आप में एक देश के रूप में काम कर रहा है। साइप्रस एक इंडिपेंडेंट नेशन है जिसके विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। यहां के जो लोग हैं ये ग्रीस को अच्छा समझते हैं कि हम ग्रीस के वैसे ही विचारधारा और वैसे ही समर्थक लोग हैं और हम अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते हैं और ग्रीस भी इनकी इंडिपेंडेंस का स्वागत करता है। वो कहता है कि तुम स्वतंत्र रहो लेकिन तुम्हें अगर कोई दिक्कत आए तो हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि ग्रीस और टर्की आपस में लड़ते रहते हैं। ये इन दोनों के बीच भी तगड़ा विवाद एनी टाइम चला रहता है साइप्रस को लेकर के। यूनाइटेड नेशन ने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर रखा है कि भैया तुम्हें यहां से हटना चाहिए, लेकिन टर्की है क्योंकि वो नाटो में एंट्री करके बैठा हुआ है तो अब वो किस मुंह से अमेरिका उस पर दबाव बनाए, क्योंकि वो नाटो का सदस्य है। अब मुस्लिम राष्ट्र पर पकड़ बनाने के लिए टर्की भी जरूरी है तो उस पर प्रेशर क्रिएट नहीं किया गया आज तक। इंडिया ने इस चाल को उसी के लहजे में चलाया कि बेटा पहले ना तुम यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन मानो, क्योंकि तुमने तो जेन्युइनली कब्जा किया हुआ है, तुम्हें कोई देख के थोड़ी गया था, कोई साइप्रस का राजा थोड़ी था जो तुमसे कहा था कि आइए और हम पर शासन करिए या हमें अपने साथ मिला लीजिए। उम्मीद है आपको साइप्रस का मसला भी समझ में आ गया होगा और इंडिया ने जो किया वो भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि दुनिया को यह याद दिलाया गया कि जो साइप्रस है वो कितना महत्वपूर्ण है। भारत उसका सहयोगी है, भारत उसके विदेश मंत्री से मिला हुआ है, जो शेष बचा हुआ नेशन है उसके साथ भारत के संबंध है और यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि इस मसले को सुलझाया जाए। उम्मीद है आपको सारा विषय बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो। तो भैया ये यूनाइटेड नेशन ना होकर के आप ऐसे समझिए, देखिए ये सारी चीजें ऐसे हो रही है जैसे कि अपनी संसद में नहीं होता है कि हम एक पार्टी के नेता ने क्या बोला, दूसरी पार्टी के नेता ने क्या बोला, बिल्कुल वैसी फीलिंग आपको यहां पर आ रही होगी। हाँ भाई, हम जल्दबाजी में ये कहना भूल गए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कृपया करके शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलें, है ना। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और पढ़ते रहो क्या चल रहा है दुनियादारी के अंदर। तो साइप्रस की कहानी हमने आपको बता दी क्योंकि हमने यहां पर पूरी की बातें आपको बताई हैं। अभी हाल ही में एक यूके का मसला भी हुआ है, उसे हम कभी अलग से ले आएंगे, फिर बहुत सारी बातें एक ही साथ में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो साइप्रस का विवाद क्या है, साइप्रस के विवाद में भारत की डिप्लोमेसी क्या है, उम्मीद है आपको ये बात